हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल को हम कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाई करेंगे। इधर हम मेटल के बारे में स्टडी कर लेते हैं और उधर वाले कॉलम में हम नॉन मेटल्स की स्टडी करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। भाई मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करने के लिए हमको मेटल के पीसेस को बर्न करना होता है बुनसेन बर्नर पे। तो जब हम मेटल के पीसेस को ग्लास रॉड पे या स्पैचुला पर रख के बुनसेन बर्नर पे हीट करते हैं तो मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं और मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पे करते हैं। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका रिएक्शन विगरस होता है, जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं उनका रिएक्शन लेस विगरस होता है या स्लो होता है, और कुछ मेटल रिएक्शन करते ही नहीं हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम से। जब हम सोडियम और पोटेशियम को बर्न करते हैं बुनसेन बर्नर पे तो ये विगरसली बर्न हो जाते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। भाई अब सोडियम और पोटेशियम को बर्न करने पर कौन सा इक्वेशन होता है? सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, पोटेशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। 4 2 यहाँ पे जाएगा 4 और ये 2। ठीक, ये दोनों रिएक्शन कैसे होते हैं? विगरस होते हैं, विगरस रिएक्शन होते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम जितना विगरस बर्न नहीं होता, ये थोड़ा स्लो बर्न होता है। इसका रीजन ये है कि सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है मेटल मैग्नीशियम। ओके, इसके अलावा मैग्नीशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर होती है जो इसके बर्निंग को हिंडर करता है। इसलिए मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम से स्लो बर्न होता है, बट ये बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करके देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है हमको। इसके बाद हमने ये देखा है कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड भी क्या करते हैं? स्लो बर्न होते हैं। स्लो बर्न होते हैं। क्यों स्लो बर्न होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर भी एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड की होती है जो कि इनके बर्निंग को हिंडर करती है। साथ साथ ये पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होते हैं। तो जब एल्यूमिनियम बर्न होगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। जिंक जब बर्न होगा तो ZnO बनाएगा और लेड जब बर्न होता है तो क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड PbO बनाएगा। नेक्स्ट बारी आती है हमारे आयरन की। जब आयरन को बर्न किया जाता है बुनसेन बर्नर पे तो आयरन बर्न नहीं होता, आयरन जलता नहीं है। लेकिन अगर आयरन को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो इतना हॉट हो जाता है कि वो रेड कलर का ग्लो होने लगता है। तो भाई आयरन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होता, डू नॉट बर्न, ओके, बट ग्लो रेड हॉट, बट रेड हॉट ओके होकर ये ग्लो करने लगता है। लेकिन आयरन के जो फाइलिंग्स होते हैं, आयरन फाइलिंग्स बर्न्स vigorously on Bunsen burner। ये देखा गया है कि अगर आप आयरन फाइलिंग को बुनसेन बर्नर के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हो तो आयरन की जो फाइलिंग्स होती हैं वो विगरसली बर्न होती हैं, क्योंकि आयरन फाइलिंग से पीसेस छोटे हैं और उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे, मेटल डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉपर। जब कॉपर को बर्न किया जाता है तो कॉपर बर्न नहीं होता, जैसे कि आयरन बर्न नहीं हो रहा था वैसे कॉपर भी बर्न नहीं होता है। लेकिन जब हम कॉपर को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आपकी कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो जाता है और क्या बन जाता है? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कैसे कलर का? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया ओके कि हमारे मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसा होता है व्हेन दे आर बॉन्ड ऑन द बुनसेन बर्नर। अब हम देख लेते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हमने बनाए हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है। भाई मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो बेस प्रोड्यूस करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। कौन सा ऑक्साइड लेते हैं अपन लोग? सोडियम ऑक्साइड। ये मेटल का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन आप वाटर से करिए, क्या हमको ऑब्टेन हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक ऐसा बेस है जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाता है, मतलब ये एल्कली भी है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो भी वाटर में सॉल्युबल होकर हमको क्या देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे मेटलिक ऑक्साइड है जो पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, तो आपके पोटेशियम ऑक्साइड और या सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड है। ये तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 हुई। इसके बाद हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को? मेटेलिक ऑक्साइड्स, metallic oxides which react with acid as well as with base are called amphoteric oxides। ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्शन करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, ये आपका वो मेटल ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर है, और साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसलिए ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसलिए ये बेस के साथ भी रिएक्शन शो कर सकता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और वाटर रिलीज करेगा। ठीक, बैलेंस कर लेंगे हम इसको। यहाँ बैलेंस हो जाएगा 2, यहाँ पे 6 लग जाएगा, और यहाँ 3H2। ठीक, और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ होगा तब बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट। सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट है, और साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। इसको बैलेंस करेंगे हम, 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। तो ये जो दो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन शो कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है भाई? एम्फोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्स्ट रिएक्शन एसिड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, तो ये बेस के जैसा बिहेव कर रहा है और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इट मींस योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक एन एसिड हियर। सो दिस इज अबाउट योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है या जब हम नॉन मेटल को बर्न करते हैं तो किस तरह के ऑक्साइड बनते हैं। तो नॉन मेटल को जब हम बर्न करते हैं, इसके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, इसको बर्न करो, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर दूसरा मेटल है, इसको बर्न करिए, क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करिए। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको एसिड मिलता है। कौन सा एसिड? H2CO3। H2CO3 H2CO3 दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है। हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया हमको क्या मिल गया? एसिड। क्यों मिला एसिड? क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर था। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमको ये प्रूव हो गया कि हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। लेकिन सम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑल्सो। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल।
एग्जाम्पल वाटर। वाटर हमारा क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल होता है। एक और ऑक्साइड देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन का जो डाइऑक्साइड है ये तो क्या है, एसिडिक इन नेचर है, लेकिन कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो इस तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल में पहला पॉइंट कवर कर लिया कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है। अब हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है और नॉन मेटल कैसे करता है। ये वाला कॉलम हमारे मेटल का है। मेटल का हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। और यहां हम देखेंगे नॉन मेटल वाले पार्ट में कि नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होगा। नॉन मेटल विथ वाटर। अब जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ किया जाता है तो यहाँ दो केसेस होते हैं। जो मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं वो तो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्शन कर जाते हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स आपके लेस रिएक्टिव भी होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हम सारे केसेस यहाँ देखेंगे। तो जब आपके मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। वहीं वो मेटल जो लेस रिएक्टिव है उनका रिएक्शन वाटर से नहीं हो पाता, तो उनका रिएक्शन किससे होता है, स्टीम के साथ होता है। और स्टीम के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है तब मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोड्यूस होता, तब मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले वाले केमिकल प्रॉपर्टी में देखा कि सोडियम और पोटेशियम क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो उनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ विग्रस हो रहा था, तो यहाँ पे भी आपका सोडियम और पोटेशियम क्या करेंगे, वाटर के साथ विग्रस रिएक्शन शो करेंगे। पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ शो कर रहे हैं। ये कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ ही विग्रस रिएक्शन शो करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम, 2 2 2 हो गया अभी बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस हो गया है, यहाँ लगा देंगे 2। तो क्या देखा भाई हमने, पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ विग्रस रिएक्शन शो कर रहे हैं और हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन इतना विग्रस होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो फायर कैच कर लेता है। क्योंकि इस रिएक्शन में फायर कैच होता है इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपके पोटेशियम और सोडियम का। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, मैग्नीशियम के बारे में। अब हमने जैसे देखा था कि मैग्नीशियम क्या है, पोटेशियम और सोडियम से लेस रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन हम किसके साथ कर देते हैं, हॉट वाटर के साथ। जब मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ होगा, भाई वाटर है ओके, भले ही हॉट है लेकिन वाटर है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। बैलेंस करेंगे इसको, ये लीजिए बैलेंस हो गया है। इसके बाद अब हम उन मेटल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हॉट वाटर, ना तो कोल्ड वाटर ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे कि आपका हो गया एल्यूमिनियम हो गया ओके, आयरन हो गया। ये दोनों एलिमेंट क्या करते हैं, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ। इनका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाना होता है, स्टीम के साथ। और स्टीम के साथ जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल ऑक्साइड। इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा लेते हैं स्टीम के साथ। H2O, यहाँ हम ब्रैकेट में G लिखेंगे विच इंडिकेट दैट ये जो H2O है स्टीम को फॉर्म में है। तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या है फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2 ओके O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को हम, क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग,
3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 6 2 ज़ा 12। देख लीजिएगा, ये ऐसे बैलेंस कर दिया अपन लोगों ने। अपन इसको और ज्यादा क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है सिंपल फॉर्म में, Al2 प्लस 3H2O G दैट इज स्टीम। ये हो गया आपका Al2O3 प्लस 3H2। ये तो हमारा एल्यूमिनियम का हो गया। अब आयरन का केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन का केस इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं अपन। जब आयरन का रिएक्शन होगा स्टीम के साथ, Fe, आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ कर देते हैं, यहाँ G लिखेंगे स्टीम के लिए, तो क्या प्रोड्यूस होता है, Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। Fe2O3 नहीं लिखना है, Fe3O4 प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बैलेंस कर देंगे इसको अपन लोग। कैसे बैलेंस होगा ये, ओके 3 आयरन लगा देंगे यहाँ, 3 ऑक्सीजन इज 4, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका 4H2। ठीक, तो ये आपके आयरन का रिएक्शन जब स्टीम के साथ हुआ है तो आयरन ऑक्साइड बना है। ध्यान देना है कि कौन सा ऑक्साइड, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कॉपर का रिएक्शन। कॉपर का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो होता क्या है कि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए कॉपर क्या नहीं कर पाता, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता जिस तरीके से और एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहे थे हाइड्रोजन से, इसीलिए कॉपर का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। तो जब नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो यहाँ होता है नो रिएक्शन। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिड। मेटल और नॉन मेटल की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारा रिएक्शन विथ एसिड। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एसिड्स। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एसिड्स। जिस तरीके से मेटल ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करने के दौरान अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं, द सेम वे जब हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तब भी आपके मेटल अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देख लेते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हमको मिल जाएगा मेटेलिक सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट, और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है मेटल का और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन विग्रस होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे इसको अपन लोग। बैलेंस कैसे होगा, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे लगा देंगे 3। ऐसे इस रिएक्शन को आगे बढ़ाइए आयरन के साथ। आयरन के साथ एसिड का रिएक्शन क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर क्या नहीं कर पाता भाई, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब हम यहाँ पे आते हैं, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होता, नो रिएक्शन, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ योर एसिड। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने मेटल्स की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेटल नॉन मेटल के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले समझ लेते हैं आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। भाई आयनिक कंपाउंड्स आयंस से बने होते हैं। आयंस मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन।
और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कौन बनाता है? हमारा मेटल बनाते हैं पॉजिटिव आयन और नॉन मेटल बनाते हैं नेगेटिव आयन। इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन, जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तब आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेटल क्या बना लेता है? पॉजिटिव आयन बनाता है। और मेटल पॉजिटिव आयन क्यों बनाता है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और वो क्या बना लेता है? पॉजिटिव आयन। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है मेटल ने, ये नॉन मेटल क्या कर लेता है? उसको एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बनाता है? नेगेटिव आयन। इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो जाते हैं, इसलिए इसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है? आपका नॉन मेटल। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया है, इसलिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाएगा। और ये जो कंपाउंड है ये क्या हो गया? आपका आयनिक कंपाउंड हो गया। दिस इज द वे योर आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। अब हम आयनिक कंपाउंड की क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, हार्ड सॉलिड एंड ब्रिटल। अब आयनिक कंपाउंड क्यों हार्ड होते हैं? क्यों हार्ड होते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि आपके आयनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और ये स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? ओके, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना देता है और जो सब्सटेंस होता है वो आपका इजीली ब्रेक नहीं होता, तो क्या हो जाता है? हार्ड सॉलिड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हैमर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ओके पीसेस में टूट सकता है। ठीक है, तो आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड सॉलिड होते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके पीछे भी रीजन वही है कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता, उसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। थर्ड पॉइंट, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड में क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड है। इसीलिए सॉलिड स्टेट में ये जो आयंस होते हैं ये फ्री नहीं होते। देयरफॉर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब ओके, ये कौन से स्टेट में गुड कंडक्टर होगा? ये होगा मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, और कौन से स्टेट में? एक्वस स्टेट में। मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? जब हमने आयनिक कंपाउंड को हीट किया, जैसे कि ये है हमारा सोडियम पॉजिटिव आयन और एक क्लोराइड नेगेटिव आयन। सॉलिड स्टेट में क्या था? इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड थी बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्री नहीं हो पाए। और जब आयंस फ्री नहीं हुए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन फ्री नहीं हुआ और इसीलिए आपका कंपाउंड क्या हो गया? बैड कंडक्टर हो गया। वहीं जब आप इसको मेल्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे इसको हीट किया तो ये बॉन्ड क्या हो गया भाई? ब्रेक हो गया।
जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जैसे आयन फ्री होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑन दी अनदर हैंड जब हम इनको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तब भी क्या होता है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में फ्री हो जाते हैं। इसीलिए एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होता है। तो आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पूरी होगी आयनिक कंपाउंड की। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कलर इन फ्लेम। कलर इन फ्लेम, अब होता क्या है, आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जब आयनिक कंपाउंड को बुनसेन बर्नर पे हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देता है और ये क्या करता है, बुनसेन बर्नर को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर दे देता है। भाई बुनसेन बर्नर तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हम इस पे किसी आयनिक कंपाउंड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो होता क्या है, मेटेलिक आयन की वजह से बुनसेन बर्नर के ब्लू फ्लेम को कोई दूसरा कलर, कैरेक्टरिस्टिक कलर मिल जाता है। इसे हम बोलते हैं कलर इन फ्लेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपके कंपाउंड में सोडियम मेटल प्रेजेंट है तो बुनसेन बर्नर के फ्लेम का कलर क्या हो जाता है, गोल्डन हो जाता है, मतलब गोल्डन येलो कलर का दिखाई देता है। अगर आपके कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट है तो बुनसेन बर्नर का जो कलर है, बुनसेन बर्नर के फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। लिथियम अगर प्रेजेंट है तो लिथियम क्या करता है, रेड कलर देता है बुनसेन के फ्लेम को। ठीक इसी के जैसे कैल्शियम, कैल्शियम कैसा कलर देता है, ऑरेंज कलर दे देता है। ठीक है, इसके बाद पोटाशियम अगर है, पोटाशियम मेटल अगर है आयनिक कंपाउंड में तो पोटाशियम बुनसेन बर्नर के फ्लेम को कैसा कलर दे देता है, पर्पल दे देता है। तो ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है आयनिक कंपाउंड की। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए कि आयनिक कंपाउंड आयंस के बने हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने हुए हैं। अब जो आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होता है वो कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है जो कि पोलार हो। पोलार का मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हों, जैसे कि आपका वाटर। भाई वाटर में कौन से एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं। तो भाई वाटर क्या हो गया आपका, वाटर एक पोलार सॉल्वेंट हो गया, पोलार सॉल्वेंट। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट दैट इज लाइक वाटर, क्योंकि वाटर आपका क्या है, पोलार सॉल्वेंट है। तो आपके जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो वाटर में डिसॉल्व होंगे एंड दे आर नॉट सॉल्युबल, नहीं घुलेंगे ये, नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। नॉन पोलार सॉल्वेंट को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, जैसे कि क्या हो गया बेटा, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एटसेट्रा। ठीक, सो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हो गई आयनिक कंपाउंड की। अब हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कैसे शो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट एग्जांपल इज NaCl। सबसे पहले हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करिए 281, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। द सेम वे क्लोरीन का भी आप क्या कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287 होगा। भाई अब इक्वेशन लिख लेते हैं, आयनिक इक्वेशन। भाई ये आयन कैसे बनाएंगे, भाई सोडियम
जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई, बाहर निकल गया, डोनेट हो गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया है इसे ये गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना लिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा भाई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही क्लोरीन का क्या था कॉन्फ़िगरेशन पहले, 287। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, मतलब आउटरमोस्ट शेल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले Na का सिंबल, मतलब Na लिख लीजिए, सोडियम का सिंबल लिख लीजिए, उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये हमारे सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्लोरीन का सिंबल लिख लीजिए, उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमको क्या शो करना है कि सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो कैसे शो किया जाएगा, एरो से। तो सोडियम का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से क्लोरीन को डोनेट किया जाएगा। सो दिस एरो इज इंडिकेटिंग हाउ द सोडियम outermost 1 electron will be given to the chlorine। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का, तब क्या होगा कंपाउंड, कैसे बनेगा कंपाउंड। सोडियम ने अपने आउटरमोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन, ये बन गया हमारा Na+। और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं पहले से, और सोडियम से जो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ऐसी स्थिति में इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे। इसके अलावा सोडियम से जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो इस तरीके से शो करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि क्लोरीन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है सोडियम से, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो किया हुआ है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल। MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जब ये फॉर्म होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 282 है, आउटरमोस्ट 287 है, आउटरमोस्ट शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इनको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितने क्लोरीन है फॉर्मूले में, 2, तो हमने 2 क्लोरीन को यहाँ पे ड्रॉ करना है, 2 क्लोरीन। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा एंड अनदर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इस क्लोरीन को। जब ये ट्रांसफर हो चुकेगा उसके बाद मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए हैं, इससे मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2+। और क्लोरीन का कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम। हम एक ही इलेक्ट्रॉन को, हम एक ही क्लोरीन को शो करेंगे। हर एक क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मैग्नीशियम से, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे हम होल 2 लगा देंगे क्योंकि हमारे कितने क्लोरीन इन्वॉल्व थे भाई रिएक्शन में, 2 क्लोरीन इन्वॉल्व थे। तो ये हमारा हो गया MgCl2। चार्जेस भी हमारे बैलेंस हो गए 2+ एंड दिस इज 2-।
So this is a way you will be okay forming the electron dot structure of ionic compound. चिल्ड्रन, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल के और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो का टॉपिक है मेटलर्जी। क्या होती है मेटलर्जी? हमारे पास जो ओर है उसमें से मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम जितने भी स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं, इन सब स्टेप्स को मिलाकर हम इसे मेटलर्जी बोलते हैं। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मेटलर्जी की? स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। ओर में से हम मेटल को ऑब्टेन करने के जितने स्टेप्स करते हैं उन सबको हम मेटलर्जी बोलते हैं, और साथ में जो मेटल ऑब्टेन हो गया उसकी जो रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, वो भी मेटलर्जी के अंदर आती है। मेटलर्जी के मेन 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सेकेंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये आपके फर्स्ट, सेकेंड और 3 स्टेप्स आर द मेजर स्टेप ऑफ मेटलर्जी। इसमें से हम हर एक स्टेप को अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें हम करते क्या है कि जो ओर हमको अर्थ से मिला, हमने माइंस से जो ओर निकाला है, उस ओर्स में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सैंड, क्ले, मड और रॉक। इन सब इम्प्यूरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम इसी गैंग को रिमूव करने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि एक बार जब हमारा ओर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए या एनरिच हो जाए, हमको अब क्या करना है? उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। इससे सेकंड स्टेप है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब इस स्टेप में ये बात हमको ध्यान रखनी है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन चल रहा है, और मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटी के होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे जो एलिमेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव है, जो बीच में है वो मीडियम रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, उन मेटल्स को हम बोलते हैं लो रिएक्टिव मेटल। इन सब मेटल्स के जो एक्सट्रैक्शन होते हैं उनके मेथड्स डिफरेंट हैं, इसलिए हमको इनको 3 टॉपिक्स में पढ़ना है, 3 सब हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है। और लास्ट वाला स्टेप क्या होगा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक बार जब आपको इन स्टेप से मेटल ऑब्टेन हो जाए तो वो मेटल क्या होता है? 100% प्योर नहीं ऑब्टेन होता है, तो उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक, तो अपन लोग सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो अपन ने समझ लिया। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हमने कैसे करना है, इसके बारे में अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लो रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड मर्क्यूरी। कॉपर और मर्क्यूरी वो मेटल हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में लो पे हैं, नीचे हैं, बॉटम में हैं। हम इनके एक्सट्रैक्शन से समझेंगे कि जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी ओर सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे कॉपर का ओर क्या है? Cu2S, कॉपर सल्फाइड, जिसे कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। और मर्क्यूरी का जो ओर है वो क्या है? HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक, अब करते क्या है हम कि ये जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल हैं जो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, इनका सबसे पहले रोस्टिंग किया जाता है। अब रोस्टिंग क्या है? हम सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं ताकि हमको ऑक्साइड मिल जाए। तो करके देख लेते हैं एक एग्जांपल। कॉपर सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो होगा क्या? कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, Cu2O कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना के रिलीज हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिएगा। ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक, तो ये तो आपका कौन सा स्टेप हो गया? ये वो स्टेप है जहां आप क्या कर रहे हैं? सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका हो जाता है सेल्फ रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ कॉपर सल्फाइड ओनली। इसे सेल्फ रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट
यहाँ पे नहीं यूज करना पड़ता है। होता क्या है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है आपके स्टेप नंबर 1 में ड्यूरिंग रोस्टिंग, इसका रिएक्शन कॉपर सल्फाइड के साथ हो जाता है। कॉपर सल्फाइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है इनटू कॉपर, और सल्फर का ऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ठीक, अब इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, इसको बैलेंस करेंगे SO2, ये हो गया, कितने कॉपर हमको मिल जाएंगे, 6 कॉपर इन सॉलिड स्टेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। हम मर्क्यूरी के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मर्क्यूरी का एग्जाम्पल। मर्क्यूरी का सल्फाइड का ओर, इसका भी हमने क्या करना है, रोस्टिंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, क्या मिल जाएगा, मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। बैलेंस कर देते हैं, 2 यहाँ लगेगा, 2 लगेगा, 2 लगेगा और यहाँ 3 लगेगा। तो इस तरीके से ये जो पहला स्टेप हो गया, ये मर्क्यूरी सल्फाइड का रोस्टिंग हो गया, जिसमें हमको क्या मिला, मर्क्यूरी का ऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये मर्क्यूरी ऑक्साइड है, इसका हीटिंग के दौरान इसका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, ऑटो रिडक्शन हो जाता है। ऑटो रिडक्शन होने पर क्या होता है, मर्क्यूरी ऑब्टेन हो जाता है लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इस तरीके से हमारा मर्क्यूरी हमको ऑब्टेन होता है। अब इस मेथड से जो मेटल हमको ऑब्टेन हुए, कॉपर या मर्क्यूरी, ये इम्प्योर होते हैं, ये 100% प्योर नहीं होते। इनके लिए हम थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसको हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर मीडियम रिएक्टिव, उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में सिचुएटेड है। Extraction of metal which are medium reactive, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके ओर्स हमको या तो कार्बोनेट के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं नेचर से, या तो सल्फाइड के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है तो उससे मेटल को ऑब्टेन करना ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए मेटल के कार्बोनेट या मेटल के सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए हम जिन प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। मतलब हम कार्बोनेट के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से मेथड का अप्लाई करेंगे, कैल्सिनेशन अप्लाई करेंगे। कैल्सिनेशन, अब कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर लिया जाता है। भाई हमने यहाँ किसका एग्जांपल ले लिया, जिंक कार्बोनेट। जिंक मीडियम रिएक्टिव मेटल है, इसका जो ओर है कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है हमको, तो ये जिंक कार्बोनेट हमने ले लिया। इसको हम हीट करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और अगर बहुत एयर की जरूरत पड़ी तो हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लेंगे, बट एयर कम लेंगे या एयर की एब्सेंस होगी। अब क्या होता है, कार्बोनेट को जब हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो ये ब्रेक हो जाता है, और क्या देगा हमको, जिंक ऑक्साइड दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। ये हमारा कैल्सिनेशन हो गया, और कैल्सिनेशन में हमने क्या कर लिया भाई, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ये तो कैल्सिनेशन हो गया। और अगर ओर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका हमने क्या करना है, रोस्टिंग करना है, रोस्टिंग। अब जैसे कि हम इसके पहले देख चुके हैं कि रोस्टिंग होता क्या है, रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर का एयर की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं। क्या होता है, हमको मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है, जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा हमको, यहाँ जिंक ऑक्साइड हमको ऑब्टेन हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा भाई, सल्फर का ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ गैस। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया रोस्टिंग। अब आपने कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन किया
और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किया, दोनों ही मेथड से आपको क्या मिल गया, मेटल का ऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि ये जो मेटल का ऑक्साइड हमको ऑब्टेन हो गया है, इसमें से हमको मेटल को ऑब्टेन करना है बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। और चैप्टर 1 में हमने देखा था ऑक्सीजन को रिमूव करने के प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसी में, वो है रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। तो करेंगे क्या भी हम लोग अब, रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब ये जो आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से जो मेटल के ऑक्साइड मिल गए हैं, इनका रिडक्शन करने के लिए आपके पास 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड क्या है भाई, आप रिडक्शन जो है मेटल ऑक्साइड का कोक की हेल्प से कर सकते हैं, कार्बन की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन अगर आप कार्बन से करें या कोक से करें, ये आपका मेथड नंबर 1 हुआ। या फिर आप रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, बाय रिएक्टिव मेटल। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए आप ज्यादा रिएक्टिव मेटल बाय रिएक्टिव मेटल का भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों मेथड का हम एक एक एग्जांपल देखेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। जो जिंक ऑक्साइड हमको ऑब्टेन हुआ, इसका हम कोक के साथ रिडक्शन कर देते हैं। भाई क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा हमको। तो ये मिल गया हमको जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका रिलीज हो जाएगा। हमको जिंक चाहिए था, हमको जिंक मेटल मिल गया। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन या मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम मोर रिएक्टिव मेटल से भी कर सकते हैं। ये जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करते थे हम, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता था उसके कंपाउंड से, बस वही कॉन्सेप्ट का यूज हमने यहाँ करना है। अब हमको ये देखना है कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, एल्यूमिनियम। तो हम यहाँ कौन से मेटल का यूज करेंगे, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बन जाएगा Al2O3। तो ये हो गया आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में आपका जिंक क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, ऑब्टेन हो गया। और इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। होता क्या है इस रिएक्शन में, जो मेटल ऑक्साइड है उसको सॉलिड स्टेट में लेना है, जो एल्यूमिनियम है उसको भी सॉलिड स्टेट में लेना पड़ता है, और यहाँ करनी पड़ती है आपको हीटिंग। जब आप इन दोनों मिक्सचर को, इन दोनों चीज़ों को हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, मेटल का ऑक्साइड। ये कौन से मेटल का ऑक्साइड है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्साइड है। और जो मेटल आपको ऑब्टेन करना था वो मेटल आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। ये हीट इतनी लार्ज होती है कि मिलने वाला मेटल आपको कैसा मिलता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है। अब उन मेटल के ऑक्साइड का, इन मेटल के ऑक्साइड का क्या, जो कि सीधे ऑक्साइड के फॉर्म में मिले थे। जो मेटल के ऑक्साइड सीधे ऑक्साइड के फॉर्म में थे, उनको तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करना नहीं है, हम सीधे उनका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसका ओर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, वो है आपका हेमेटाइट, आयरन का ओर, दैट इज Fe2O3 हेमेटाइट। और हेमेटाइट किसका ओर है, आयरन का ओर है। तो हम इसका सीधे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो कर लेते हैं इसका रिडक्शन हम। आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन सॉलिड स्टेट में ले लीजिएगा आयरन ऑक्साइड को। इसका रिडक्शन हम रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, हीट करेंगे इन दोनों के मिक्सचर को। तो क्या ऑब्टेन होगा भाई, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, Al2O3। वो मिल जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, साथ में हमको मिल जाएगा आयरन। और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में कि आपका जो आयरन है वो आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। और इस रिएक्शन का यूज आप कहाँ करते हो, वेल्डिंग करने के लिए। जहाँ आपके टूटे आयरन के जो पीसेस हैं या ब्रोकन कोई मशीन पार्ट्स है, उनको वेल्ड करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका आयरन कैसे ऑब्टेन हो रहा है, मोल्टन स्टेट में। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब जो मीडियम रिएक्टिव मेटल
आपको ऑब्टेन हो गए हैं जिंक और आयरन, ये इम्प्योर हैं, ये 100% प्योर नहीं है, इनका भी हमने रिफाइनिंग करना पड़ता है, जो कि हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। Extraction of metal which are highly reactive। अब जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से टॉप पे हैं, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये बड़े हाईली रिएक्टिव हैं। बहुत हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर एलिमेंट। इसीलिए इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम किसी और एलिमेंट की हेल्प नहीं ले सकते। देयरफॉर हाईली रिएक्टिव मेटल का जो रिडक्शन होता है या इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है उसको हम कौन से मेथड से करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड यूज किया जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? वी यूज द मेथड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ओर है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर है, उसका मोल्टन फॉर्म हम ले लेते हैं और उस पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ताकि हमको मेटल कैथोड पे ऑब्टेन हो जाए। करते क्या है हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में? मोल्टन ओर पे इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू molten ores to obtain metal at cathode। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमको ये आसानी से समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का जो ओर है NaCl है, दैट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट हमारे सोडियम का क्या है? ओर है। अब हम इस रॉक सॉल्ट से सोडियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की हेल्प से। हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म लिक्विड स्टेट में। अब मोल्टन फॉर्म में लेने से क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहां आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे कि सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक सब्सटेंस है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, बट इस सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो ये फ्री नहीं हो पाते। और जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे तब तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर पाओगे उसमें से। इसीलिए जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम का ओर है, उसको मोल्टन स्टेट में ले लीजिए। जब आप इसको मोल्टन स्टेट में लेंगे तो क्या होंगे भाई? इसमें सोडियम और क्लोराइड के आयन प्रेजेंट होंगे और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयंस आप आसानी से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं। अब जब आप क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ कौन से आयन चलेंगे? सोडियम के पॉजिटिव आयन। सोडियम के पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज सोडियम के आयन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो सोडियम का जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जा रहा है सोडियम मेटल में। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। तो कैथोड पे हमको क्या ऑब्टेन हो गया? सोडियम मेटल ऑब्टेन हो गया। और क्लोराइड आयन का क्या होगा? ये एनोड की तरफ चले जाएंगे। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या करेगा भाई? जो क्लोराइड आयन है एवरी 2 क्लोराइड आयन क्या करेगा? जब एनोड पे पहुंचेगा तो वहां जाके अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? ये लूज कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिलीज हो जाएंगे एनोड से। तो इस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से किया है। इस मेथड से ऑब्टेन होने वाला जो मेटल होता है वो 100% प्योर होता है।
इसलिए इनकी रिफाइनिंग की या इनकी प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल थे और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल थे, उनके जो मेटल्स थे वो तो हमको कैसे मिले थे, इम्प्योर फॉर्म में मिले थे, तो हमने उनका करना है रिफाइनिंग। तो हम मेटलर्जी का लास्ट स्टेप पढ़ेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट स्टेप है मेटलर्जी का रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेटलर्जी का, जो कि हर साल पूछा जाता है। इसमें डायग्राम भी है, उस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, और वो एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। सबसे पहले हमने जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखा था, वो कॉपर जो हमको इम्प्योर ऑब्टेन हुआ था, अब उसका रिफाइनिंग कैसे करना है उसको समझते हैं। क्या किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में? एक बड़े से इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में एक थिक इलेक्ट्रोड लिया जाता है, थिक इलेक्ट्रोड, और एक थिन इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इसमें से जो थिक इलेक्ट्रोड है ये इम्प्योर कॉपर का है, जिसको हमको रिफाइन करना है या इसका प्यूरिफिकेशन करना है, और जो थिन इलेक्ट्रोड है ये हमारे प्योर कॉपर का है। इन दोनों इलेक्ट्रोड का कनेक्शन आपको किससे कर देना है, सेल या फिर बैटरी के साथ। कनेक्शन आपको कुछ इस तरीके से करना है इलेक्ट्रोड का कि जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड बनना चाहिए। तो ये आपके बैटरी का एनोड है, पॉजिटिव एंड, तो ये आपका एनोड हो जाएगा, और जो नेगेटिव एंड है वो प्योर कॉपर से अटैच होना चाहिए, उससे कनेक्ट होना चाहिए, तो ये आपका कैथोड हो गया। अब इसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे। वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, ये आपका अरेंजमेंट हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए। अब जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो होता क्या है, एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर का प्लेट है उसमें से प्योर कॉपर क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और जैसे ही आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कॉपर के आयन कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब सॉल्यूशन में भी कॉपर के आयन प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट कैसे टूटा हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन में कॉपर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है, जैसे ही एनोड से कॉपर के आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो जितने कॉपर आयन एनोड से सॉल्यूशन में आए हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉपर आयन सॉल्यूशन से कैथोड की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और यहाँ जाके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरीके से हमको कैथोड पे क्या मिल जाता है, प्योर कॉपर। और जैसे जैसे प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती जाएगी, आपका ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड है ये थिक होता जाएगा, और एनोड है वो थिन होता जाएगा, और जितनी भी एनोड में इम्प्यूरिटीज थी वो एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो इस तरीके से हमको कैथोड पे क्या मिल जाता है, प्योर कॉपर, और एनोड के नीचे क्या इकट्ठा हो जाता है, एनोड मड, जिसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो लाइक दिस वी डू द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस तरीके से हमारा मेटलर्जी टॉपिक फिनिश हो गया चिल्ड्रन। आने वाले वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।